अध्याय 23। जियांटियन। लिन मिंग को पता था कि यह छुपाना बेकार है कि वह कौन है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह किसी भी प्रश्न को शांत करने के लिए एक मास्टर की पहचान करेगा। शिलालेख तकनीकों को स्वयं सीखना संभव नहीं था, इस हद तक कि उन्होंने इतनी कम उम्र में सीखा था। एक उचित व्यक्ति की नज़र में यह सबसे अधिक संभावना थी कि लिन मिंग के पास किसी प्रकार का पौराणिक शिलालेख स्वामी था, भले ही यह चरित्र वास्तव में अस्तित्व में नहीं था। निःसंदेह जोखिम भी थे। दुनिया में कई पागल लोग हैं, कुछ तो ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व की भी उपेक्षा करते हैं। अगर लिन मिंग ऐसे किसी व्यक्ति से टकरा जाए तो वह खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन लिन मिंग ऐसे जोखिमों से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने उनका डटकर सामना किया। उसने मार्शल आर्ट की शिक्षा ली। वह किसी चीज से सिर्फ इसलिए कैसे भाग सकता था क्योंकि उसमें खतरा होने का खतरा था। यदि वह हर छाया और छाया से डरता तो उसके लिए मार्शल पथ के शिखर तक पहुंचना असंभव होता। मुई ने लिन मिंग को सतर्क होते देखा और उसने अपने पीछे सभी से कहा, चले जाओ। जल्दी ही टाई फेंग सहित सभी लोग इस छोटे से कमरे से चले गए। जल्द ही वहां केवल मुई और किन जिंगसुआन थे। मुई ने अपनी आत्मिक शक्ति का संचार किया और एक अदृश्य बुलबुले ने पूरे कमरे को घेर लिया। छोटे भाई, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, ये तो बस मेरी साउंड सीलिंग स्किल है। इसके तहत हम जो कह रहे हैं उसे कोई सुन नहीं पाएगा। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने उस ज्वाला उत्कीर्ण शिलालेख प्रतीक को बनाया है? ये शिलालेख मास्टर के लिए अपनी व्यक्तिगत छवि रखने की परंपरा थी जिसका उपयोग वे शिलालेख प्रतीकों पर करते थे। इसने पहचाना कि वे कौन थे और उनके शिलालेख पथ के पीछे की भावना का प्रतिनिधित्व किया। लिन मिंग एक उग्र ज्वाला थी जो मार्शल पथ पर चलने की उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी। किन जिंगसुआन ने अपनी सांसें रोक ली। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पल के झपकाए उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। लिन मिंग ने झिझकते हुए सिर हिलाया और कहा, यह मैं ही था। चूंकि उन्होंने अभिनय करने का फैसला किया है, तो वह इसे पूरी तरह से करेंगे। तभी वह मजबूत स्थिति में होगा और दूसरों को विश्वास होगा कि उसके पीछे का रहस्यमय गुरु एक महान व्यक्ति था जिसे नाराज नहीं किया जा सकता था। हालांकि उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। लिन मिंग की पुष्टि सुनने के बाद मुई हौंफने लगी और विशेष रूप से किन जिंगसुआन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह एक शिलालेख लेखक भी थी, इसलिए वह जानती थी कि 15 वर्ष की अल्पायु में शिलालेख विशेषज्ञ बनना बेहद कठिन था। किन जिंगसुआन ने समझा कि प्रत्येक पर्वत के लिए हमेशा एक ऊंचा पर्वत होगा। स्काई फॉर्चून किंगडम संपूर्ण स्काई स्पेल महाद्वीप में केवल एक छोटा सा राज्य था। यद्यपि वह स्वयं प्रतिभाशाली थी और यहां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, यदि वह अन्य देशों में चली जाती तो शायद वह अनगिनत प्रतिभाओं में से केवल एक होती। लेकिन किन जिंगसुआन ने अभी भी पहले देश नहीं छोड़ा था। आखिरकार घिरे हुए कुछ देशों में भी वह शीर्ष नंबर 1 प्रतिभा थी। उनके आसपास एक भी समकालीन ऐसा नहीं था जो उनके 10वें हिस्से के साथ तुलना कर सके। छठी रैंक की मार्शल प्रतिभा, एक शिलालेख प्रतिभा के अलावा जो स्काई फॉर्चून किंगडम में किसी से पीछे नहीं थी। किन जिंगसुआन को वास्तव में स्वर्ग का आशीर्वाद मिला था और उसे अपनी पीढ़ी में कोई मैच नहीं मिला था। उसने अपनी उम्र में कभी भी निराशा का आधा औंस महसूस नहीं किया था, इसलिए किन जिंगसुआन अहंकार के आत्मविश्वास के साथ बड़ा हुआ था। लेकिन आज अचानक वह उसी उम्र के एक युवक से हार गई। हालांकि उसकी ताकत उससे कम थी, लेकिन शिलालेख में उसकी प्रतिभा और क्षमता और उपलब्धियां उससे मीलों आगे निकल गई थीं। शिलालेख तकनीक के संबंध में यह कहा जा सकता है कि वह एक छोटी सी नवेली लड़की थी जिसने उड़ना नहीं सीखा था, और वह एक उड़ता हुआ उकाब था जो आसमान पर राज करता है। अंतर बहुत बड़ा था। वह निराश थी, लेकिन किन जिंगसुआन उदास या निराश नहीं थी। वह वास्तव में उत्साहित थी, क्योंकि अब जब उसे एक लक्ष्य मिल गया था तो वह खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकती थी। इस युवा लड़के के लिए
किन जिंगसुआन जिज्ञासा से भर गया था। उसे भविष्य में उसकी दोस्त बनने और उसके साथ नोट्स की तुलना करने की भी उम्मीद थी। वह इन आदान प्रदानों से सीख सकती है और शिलालेख तकनीकों की अपनी समझ को और बढ़ा सकती है। लेकिन उसे याद आया कि पहले भी उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया गया था। किन जिंगसुआन को अन्याय महसूस हुआ। लड़कियां स्वाभाविक रूप से पतली त्वचा वाली, शर्मीली और घमंडी होती थीं। कुलीन परिवारों की खूबसूरत लड़कियां ऐसी ही होती थीं। भले ही उसके दिल में वह उसकी दोस्त बनना चाहती थी, लेकिन उस एक समय के कारण वो उसे दोबारा आमंत्रित करने के लिए खुद पहल नहीं कर पा रही थी। मुई ने लिन मिंग का जवाब सुनने के बाद आखिरकार खुद को अविश्वास की भावना से उबरने में कामयाबी हासिल की। यह सचमुच अविश्वसनीय था। उन्होंने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि शिलालेख प्रतीक के निर्माता के पास ऐसी कोई साधना नहीं थी जो शरीर परिवर्तन के तीसरे स्तर को पार कर सके, लेकिन ऐसा लगता था कि वह गलत थे। लिन मिंग की साधना केवल पहली परत के चरम पर थी, लेकिन उनकी ठोस नींव और उनकी आत्मिक शक्ति के घनत्व और सटीकता के कारण यह भ्रम पैदा हो गया था कि यह उससे कहीं अधिक है। इस सघन आत्मबल के कारण उन्हें डर था कि यह युवा शीर्ष स्तरीय मार्शल कौशल मैनुअल का अभ्यास करेगा, उस प्रकार की कौशल पुस्तिका जो केवल सबसे प्राचीन और शक्तिशाली कुलों के पास ही होगी। इसके अलावा ये युवा लड़का बेहद मेहनती और समर्पित था। उदाहरण के लिए, उसने चाकू की पीठ से उस खतरनाक जानवर को काट डाला था। शायद ये युवा लड़का किसी प्राचीन कुल से आया था, या इसे किसी सर्वोच्च गुरु का समर्थन प्राप्त था। ये सोचते हुए मुई ने एक गहरी सांस ली और आदरपूर्ण स्वर में पूछने के लिए क्षमा करें, क्या मैं आपके सम्मानित गुरु का नाम पूछ सकता हूं? मुई का स्काई फॉर्चून किंगडम में एक उच्च और अलग स्थान था। यदि वह सम्राट के पास भी जाता तो उसे झुकने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस सम्मानजनक अभिव्यक्ति से ये देखने के लिए पर्याप्त था कि लिन मिंग के पीछे इस सर्वोच्च और रहस्यमय गुरु के प्रति उसके मन में कितना गहरा विस्मय और श्रद्धा थी। लिंग मिंग ने कहा, यह क्षमा करें वरिष्ठ, लेकिन मेरे गुरु ने एक बार मुझसे कहा था कि उनका नाम बोलना वर्जित है। सच तो यह है कि मेरे माता पिता अब जानते हैं कि मैंने खुद को एक गुरु के पास प्रशिक्षित कर लिया है। जब मैं 12 साल का था तो मेरे गुरु ने मुझे पाया और मुझे कुछ कौशल सिखाए। लिन मिंग बचपन से ही ग्रीन शहतूत शहर में रहते थे, इसलिए इसकी जांच करना आसान था। उसने केवल उतना ही कम कहा जितना वह संदेह से बचने के लिए कर सकता था। मुई ने कहा, मैं अपने शब्दों में बेतुकेपन के लिए माफी चाहता हूं। इतने उच्च कौशल वाले बुजुर्ग के लिए वे दुनिया के चारों कोनों का दौरा करते हैं, इसलिए उनके ठिकाने की झलक पाना मुश्किल होता है। मुझे इतनी जल्दबाजी में पूछताछ नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि छोटे भाई की शिलालेख तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि यह स्काई फॉर्चून किंगडम के किसी व्यक्ति से संबंधित होने की संभावना नहीं है। संभवतः किसी प्राचीन संप्रदाय का कोई व्यक्ति है। मुई ने कहा कि वह यह नहीं पूछना चाहते थे कि लिन मिंग का गुरु कौन था, लेकिन वह अभी भी अस्पष्ट थे और कुछ जानकारी मांगना चाहते थे। आखिरकार, ऐसे महान गुरु को एक बार भी देखना दुर्लभ था। यदि कोई ऐसा करता है, तो शायद यह उसका अपना सौभाग्य हो सकता है। मुई पहले ही बहुत लंबे समय से हॉटियन सीमा के शिखर पर फंसा हुआ था। वह हमेशा से ही दहलीज को पार करके अगले चरण तक जाना चाहता था, लेकिन मार्गदर्शन के बिना एक कदम सरल एक अगम्य खड्ड। स्काई फॉर्चून किंगडम के 8 वर्षों के इतिहास में कई पल्स कंडेंसेशन मार्शल आर्टिस्ट हुए हैं, और उनमें कई प्रतिभाएं थीं जो हॉटियन स्तर तक भी पहुंचेंगी। हालांकि 7 गहन घाटियों में प्रवेश करने वाली अद्वितीय प्रतिभाओं की उपेक्षा करते हुए स्काई फॉर्चून किंगडम के पास एक भी जियांटियन मास्टर नहीं था। यदि हड्डी फोजिंग से पल्स कंडेंसेशन तक का कदम एक छोटी सी धारा से गुजरना था, तो हॉटियन से जियांटियन तक का रास्ता एक उग्र महासागर की तरह था। यदि कोई किसी संप्रदाय के निर्देश पर निर्भर नहीं होता, तो अपने स्वयं के कौशल और व्यक्तिगत खोज के आधार पर
जियांटियन चरण में प्रवेश करने की संभावना शून्य के करीब थी। मुई को संप्रदाय में प्रवेश करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसकी एकमात्र आशा एक शक्तिशाली बुजुर्ग से मिलना था जो उसे 1 या 2 संकेतक देने में सक्षम था, और इस तरह उसे यह आशा भी मिली कि वह एक दिन जियांटियन स्तर को पार करने का सपना देख सकता है। उसने अंततः जियांटियन स्तर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की। वह केवल दिशा जानना चाहता था, उसे एक लक्ष्य देना चाहता था ताकि वह जीवन भर अनजान और खोया हुआ न रहे। लिन मिंग ने कहा, मेरे गुरु एक वैरागी हैं, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि वह एक संप्रदाय में प्रवेश कर गए हैं। मुई को यह सुनने के बाद थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। उन्हें किसी संप्रदाय में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन लिन मिंग के गुरु पहले ही अपना संप्रदाय छोड़ चुके थे। उन्होंने कहा, यदि आपके गुरु ने यात्रा करने के लिए अपना संप्रदाय छोड़ दिया है तो उनकी साधना बहुत ऊंची रही होगी। वह शायद किसी ऊंची सीमा की सीमा तक पहुंच गया था। शायद वह जियांटियन चरण से ऊपर था। मुई के लिए जियांटियन चरण एक बेहद दूर का आदर्श था। उन मार्शल कलाकारों के लिए जो किसी संप्रदाय में नहीं थे, जियांटियन मंच की तो बात ही छोड़ दें, इसके ऊपर के चरण और भी अधिक अकल्पनीय होने चाहिए। मुई का सवाल सुनकर लिन मिंग को आखिरकार इस बूढ़े व्यक्ति के इरादे समझ में आ गए। अपने इस तथाकथित मालिक में उनकी रुचि बहुत गहरी थी। उसकी आंखें उत्सुक और गंभीरता से भरी थीं। वह अवश्य ही अपनी खेती के लिए कुछ उत्तर तलाश रहा होगा। स्वयं का अभ्यास करना बहुत कठिन था। आखिरकार मुई इतनी वृद्धावस्था में थी, वह शायद अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ये सोचते हुए लिन मिंग ने बुजुर्ग की आत्मा के टुकड़े की यादों पर विचार किया। इन स्मृतियों में मार्शल आर्ट की खेती की कुछ स्मृतियां तो थीं, पर वे पूर्ण नहीं थीं। लेकिन बहुत ज्यादा मूल्य नहीं था, इसलिए 1-2 बातें कहना आसान था। लिन मिंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि सीमा मास्टर क्या है, लेकिन मास्टर ने एक बार कहा था कि मार्शल तरीका 2 प्रमुख भागों में विभाजित है। वह अब दूसरे भाग पर विचार कर रहे थे। ओह, कौन से 2 भाग? मुई की आंखें चमक उठीं। उसे एक भी शब्द छूटने का डर था, क्योंकि वह जानता था कि एक विद्वान वरिष्ठ के शब्द सुनने का अवसर वास्तव में अनमोल था। किन जिंगसुआन की आंखें भी चमकीली थीं, और जब उसने लिन मिंग की बात श्रद्धापूर्वक सुनी तो उसने पलकें नहीं झपकाईं। अध्याय 24 समझ। लिन मिंग ने कहा, मार्शल आर्ट को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहले मार्शल पथ का विकास करें और फिर आत्मज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांतों को समझें। मार्शल पथ की खेती करने का मतलब शरीर की खेती करना है। स्वयं को प्रबुद्ध करना आत्मा को विकसित करना है। मास्टर अक्सर कहा करते थे कि जीवन कड़वाहट का अथाह सागर है। खेती करना जल को पार करने का मार्ग था। शरीर को विकसित करने का मतलब एक नाव बनाना था जो समुद्र को पार कर सके, और आत्मा को विकसित करने का मतलब नाव को चलाने के लिए चप्पू बनाना था। यदि कोई शरीर को विकसित नहीं करता है, तो नाव स्थिर या मजबूत नहीं होगी। एक तूफान इसे आसानी से पलट देगा। यदि कोई आत्मा का विकास नहीं करता है, तो उनकी प्रेरणा और इच्छाशक्ति पर्याप्त नहीं होगी, और भले ही उनकी पूर्व निर्धारित मृत्यु निकट हो, वे दूर के तटों पर पहुंचने में असमर्थ होंगे। लेकिन शरीर की खेती और आत्मा की खेती हॉटियन से जियांटियन चरण में संक्रमण में अंतर है। हॉटियन से पहले मार्शल आर्टिस्ट शरीर को विकसित करेगा। जियांटियन के बाद मार्शल आर्टिस्ट आत्मा को विकसित करेगा। जियांटियन के बाद आत्मा की खेती। जैसे ही मुए ने ये सुना तो वह चौंक गया और उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने वर्षों से वह अभ्यास कर रहा था और वास्तव में वह छोटा कदम उठाने में असमर्थ रहा। उसे एहसास हुआ कि वह पूरे समय गलत दिशा में जा रहा था। उन्होंने जियांटियन चरण के इस तरह होने की कल्पना नहीं की थी। वह बुदबुदाया, और जियांटियन का मतलब क्या है? लिन मिंग ने कहा, मास्टर ने एक बार कहा था कि इसका उत्तर इस बात में निहित है कि बच्चा गर्भ में कैसे सांस लेता है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य गर्भ में शिशु होते हैं,
तो वे अपनी नाक या मुंह से सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल अपने कनेक्शन के माध्यम से जीविका देने के लिए मां पर निर्भर रहना पड़ता है। वे इसी तरह सांस लेते हैं। ये जियांटियन की विशेषता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह नाक और मुंह से सांस ले सकता है। यह सांसारिक वायु धीरे धीरे एकत्रित होने वाली अशुद्धियों से भरी है। ये हॉटियन की विशेषता है। जियांटियन चरण में आत्मा अतुलनीय शांति और शांति की स्थिति में प्रवेश करती है। उनका शरीर अपने परिवेश के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देता है और आत्मा दुनिया के प्रति जागरूक हो जाती है और प्रकृति के साथ संवाद करने में सक्षम हो जाती है, यहाँ तक कि आत्मिक बल के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को क्रियान्वित करने में भी सक्षम हो जाती है। वह सच्चा जियांटियन है। लेकिन हॉटियन से जियांटियन तक जाने के लिए और गर्भ में होने की स्थिति में लौटने के लिए प्रत्येक जड़ को काट देना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं, यह ऐसा ही है। मुई ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आंखों में प्रशंसा और निराशा दोनों झलक रही थी। इस युवा लड़के ने लापरवाही से कुछ शब्द उगल दिए जो प्राचीन ज्ञानोदय के समान थे। यदि इस लड़के को ये शिक्षाएं मिलती जो शीर्ष स्तरीय जियांटियन कौशल मैनुअल द्वारा निर्देशित होती, तो वह जल्द ही एक मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता। संप्रदाय और कबीले अपनी विरासत और विरासत पर भरोसा करने में सक्षम थे। एक मार्शल कलाकार जिसने अपना रास्ता टटोलने की कोशिश की, उसके लिए इन चीजों के बारे में सोचना संभव नहीं होगा। मुई ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, कितना हास्यास्पद है ये सोचने के लिए कि मैं 36 साल की उम्र में नाड़ी संक्षेपण तक पहुंच गया और फिर 50 साल की उम्र में हॉटियन तक पहुंच गया, और उसके बाद मैंने जियांटियन क्षेत्र में कदम रखने के लिए अपने सभी प्रयासों को समाप्त करने में 60 साल बिताए, और मैं पूरे समय गलत था। मैं इस समय गलत रास्ते पर चल पड़ा था। मैंने 60 साल बर्बाद कर दिए। शोचनीय, सचमुच शोचनीय। मुई का चेहरा उत्साहित था और फिर भी उसकी भावनाएं जटिल थीं। लिन मिंग किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा। उसका दिल आह भर रहा था। इस बूढ़े व्यक्ति को विरासत में नहीं मिली थी और फिर भी वह जियांटियन सीमा में कदम रखना चाहता था। यह स्वाभाविक रूप से निराशाजनक था। इसे पूरा करने के लिए एक संप्रदाय की विरासत और समझ की आवश्यकता होती है, लेकिन कौन सा संप्रदाय अपने रहस्यों को फैलने से रोकने के लिए हठ नहीं करेगा? इतना ही नहीं, बल्कि हॉटियन से जियांटियन तक किसी को भी अपनी आत्मा को गर्भ में वापस लाने की आवश्यकता थी। इसके लिए सबसे कीमती और दुर्लभ दवाओं की आवश्यकता थी। इन औषधियों के उत्पादन के तरीकों और दुर्लभ सामग्रियों पर संप्रदायों का कड़ा नियंत्रण था। आम लोग तो क्या, राजपरिवार भी इसे नहीं खरीद सकता था। तो भले ही लिन मिंग ने मुई को अपनी ये यादें बताई हों, भले ही वह उनका उपयोग जियांटियन चरण में आगे बढ़ने के लिए करना चाहता हो, लेकिन यह संभव नहीं था। इसके लिए लिन मिंग ने कहा, वरिष्ठ, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मास्टर ने एक बार कहा था कि यदि किसी के पास कबीले का समर्थन नहीं है, भले ही किसी ने एक कौशल मैनुअल प्राप्त किया हो जो उन्हें जियांटियन चरण में प्रवेश करने की अनुमति देता है, तब भी यह असंभव होगा। उद्धरण चिन्ह। मुई ने कहा, मुझे पता है, ये सिर्फ इतना है कि मैंने जियांटियन चरण तक पहुंचने के लिए लंबे समय से प्रयास किया है। यह मेरी जीवन भर की इच्छा है। भले ही मैं अपनी यह इच्छा पूरी न कर सकूं, लेकिन कम से कम मुझे इसकी दिशा देखने दो और यह जानने दो कि मैं कहां गलत था, तो मैं भी शांति से और बिना पछतावे के मर सकता हूं। भले ही मुई ने ये शब्द आसानी से कहे, लेकिन उनके पीछे का स्वर अकेला था। लिन मिंग ने भी अपरिहार्य रूप से भावना से आह भरी। यदि उसने वह रहस्यमय जादू घन प्राप्त नहीं किया होता, तो शायद वह भी मुई की तरह होता। हॉटियन चरण तक पहुंचने के बाद वह हमेशा जियांटियन क्षेत्र तक पहुंचने के उस भ्रामक आजीवन सपने को ट्रैक करने की कोशिश करता, और अंततः इन पछतावे को तब भी बरकरार रखता जब उसकी मृत्यु हो गई। मुई ने बहुत देर तक सोचा और अंत में लिन मिंग से कहा, छोटे दोस्त, पहली बार मिलने के बाद भी मैं पुराने दोस्तों की तरह महसूस करता हूं। अगर इस छोटे दोस्त को मेरे बुढ़ापे से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं तुमसे अच्छा दोस्त बनना चाहूंगा।
लिन मिंग पर भी मुई के प्रति अनुकूल प्रभाव था, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मार्शल आर्ट को ईमानदारी से अपनाया था। उन्होंने कहा, लिन मिंग भी आपका दोस्त बनना चाहेगा। हाँ, फिर आज के समान कोई भी दिन भाग्यशाली नहीं है। आइए हम नीचे जाएं और ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में दावत करें। हम शराब पिएंगे और तेजी से और खुलकर बोलेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है अच्छे दोस्त? लिन मिंग थोड़ा झिझके और फिर सहमत हो गए। उन्होंने ये भी कहा, सीनियर, शिलालेख तकनीक के बारे में मैं सीनियर से इसे मेरे लिए गुप्त रखने के लिए कहना चाहूंगा। हालांकि लिन मिंग ने अपने लिए एक काल्पनिक गुरु बनाया, वह उन लोगों से भी बचना चाहता था जो लालच में अंधे हो गए थे और जोखिम उठाते थे, चाहे कुछ भी हो। इसलिए इन शिलालेख तकनीकों के बारे में कम जानकारी रखना बेहतर होगा। मुई ने लिन मिंग की चिंताओं का सही अनुमान लगाया और कहा, छोटे भाई लिन को राहत महसूस हो रही है। जब तक स्काई फॉर्चून सिटी का मार्शल क्वार्टर मौजूद है, मैं आपकी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता हूं। जब तक छोटे भाई को कोई परेशानी हो, तब तक आप मुझे एक ध्वनि संचारक ताबीज भेज दें और मैं इसे स्वयं संभाल लूंगा। इसके बारे में, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल सकता है। लेकिन छोटे भाई लिन को शिलालेख प्रतीक क्यों बेचना होगा और ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में भी काम करना होगा? क्या यह अभ्यास के लिए है? मुई की बात सुनकर लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आर्थिक कारणों से है। मास्टर ने मुझे पढ़ाया लेकिन कभी पैसे नहीं दिए। मेरा परिवार साधारण है, इसलिए मेरे लिए मार्शल पथ पर चलना पर्याप्त नहीं है। इस तरह यह एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट का तरीका होना चाहिए। न क्रोध, न फिजूल खर्ची, न लालच, न आलस्य, और आत्मा को जगाने के लिए सच्ची कठिनाई। आपके स्वामी ने यह निर्णय सोच समझकर और अनुभवी होकर लिया होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसके पास अपने स्वयं के कारण और सच्चाई है। ऐसी स्थिति होने पर, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह आपके स्वामी की राय के विरुद्ध है या नहीं, लेकिन यदि छोटा भाई लिन अभी भी आपके शिलालेख प्रतीकों को बेचना चाहेगा, तो मैं उन्हें बाजार मूल्य पर खरीद सकता हूं। यदि यह वह ज्वाला उत्कीर्ण शिलालेख प्रतीक है, तो क्या 3000 स्वर्ण टन पर्याप्त होंगे? लिन मिंग ने यह कीमत सुनने के बाद उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया। 3000 स्वर्ण टन, 3000 टन सोना, लेकिन चूंकि उसके पास 3 टन थे, वह 9000 टन सोना था। हालांकि लिन मिंग को उम्मीद थी कि उनके शिलालेख प्रतीकों की कीमत में वृद्धि होगी, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हें 9000 टन सोना मिल सकता है। 9000 सोना टन की क्या अवधारणा थी? लिन मिंग के परिवार के रेस्तरां की कीमत भी 3000 सोने के टन आंकी गई थी। अगर वह उस रेस्तरां को खरीद पाता तो उसके माता पिता को हर दिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके पास 6000 टन सोना बचेगा और वह इसका उपयोग दवाइयों में कर सकेगा। वह कोई भी शारीरिक परिवर्तन की गोली या मांसपेशी परिवर्तन की गोली खरीद सकता है और उन्हें चावल की तरह खा सकता है। जहां तक रक्त जिनसेंग और अन्य दवाओं का सवाल है, वह एक खा सकता था और एक फेंक सकता था, क्योंकि लिंग मिंग के लिए एक और शिलालेख प्रतीक बनाना एक आसान मामला था। लिंग ने अपने दिल में उत्तेजना को शांत किया और मुई से कहा, बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ। मुई ने स्वाभाविक रूप से लिन मिंग की खुशी देखी। जब लिन मिंग अपने गुरु के साथ थे तो उन्होंने एक साधारण और गरीब जीवन जिया था, लेकिन अब वह अचानक इस जीवंत राजधानी शहर में आ गए थे। एक 15 वर्षीय युवा व्यक्ति के लिए दुनिया के सभी आश्चर्यों और खजानों का विरोध करना कठिन होगा। मुई ने कहा, छोटे भाई लिन का शिलालेख प्रतीक स्वाभाविक रूप से इस कीमत पर है। इसके अलावा कृपया मुझे वरिष्ठ न कहें। मेरा नाम मुई है। मेरा पूरा नाम मुई जुओ है। बस मुई ठीक है। यह लिन मिंग थोड़ा झिझके। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन था। उसे केवल किन जिंगसुआन के सम्मान के रवैये को देखने की जरूरत थी ताकि यह संदेह हो सके कि इस व्यक्ति की स्थिति उच्च थी। लेकिन लिन मिंग रूढ़ियों से प्रभावित व्यक्ति नहीं थे। चूंकि मुई ने ऐसा कहा था, तो ऐसा ही रहने दें।
उसने बस सहमति में सिर हिलाया। मुई ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंगसुआन, चलो ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में भोज के लिए एक कमरा अलग रखा जाए। मैं छोटे भाई लिन के साथ ड्रिंक करना चाहूंगा। किन जिंगसुआन चुप था। वह लिन मिंग की व्याख्या को भी ध्यान से सुन रही थी कि जियांटियन का क्या मतलब है। अब उसने मुई को ये कहते हुए सुना। उसने उत्साह से कहा, हाँ मास्टर। जब ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन के कर्मचारियों को पता चला कि मुई एक भोज की व्यवस्था कर रही है और उसने लिन मिंग को शराब पीने के लिए कहा है, तो सभी के होश उड़ गए। मुई किस प्रकार का व्यक्ति था? वह मार्शल क्वार्टर के सम्माननीय अधिकारी थे जिन्हें अदालत में सेवा के लिए आमंत्रित किया गया था। किन जिंगसुआन के गुरु क्राउन प्रिंस के शिक्षक भी थे। भविष्य में क्राउन प्राइस सिंहासन पर बैठेगा और मुई सम्राट का शिक्षक होगा। इतना ही नहीं, बल्कि मुई की साधना बहुत गहरी थी और वह शिलालेख तकनीकों में भी कुशल थे और खगोल विज्ञान, भूगोल और भविष्यवाणी की प्राचीन कला में भी कुशल थे। वह सचमुच एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे, यहां तक कि सम्राट को भी उसे सम्मान के 3 अंक देने पड़े। लेकिन वास्तव में उन्होंने हड्डी तोड़ने वाले लड़के लिन मिंग से खाना खाने के लिए कहा। इसके अलावा जब दोनों रसोई से बाहर निकले तो ऐसा लगा कि वे बहुत परिचित रूप से बात कर रहे थे, जैसे कि वे समकालीन हों। लिन मिंग की पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी? यदि उसकी वास्तविक पृष्ठभूमि छोटी नहीं होती तो क्या वह स्वेच्छा से ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में हड्डी हटाने के काम के लिए आता? जैसा कि कहा जाता है, सज्जन रसोई से दूर खड़े थे। रसोई और विशेष रूप से कसाई के काम को मार्शल कलाकारों और विद्वानों द्वारा हमेशा तुच्छ समझा जाता था और हेय दृष्टि से देखा जाता था। लिन मिंग के पास हड्डी हटाने का कौशल था जिसकी वे प्रशंसा करते थे, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि यह एक परिष्कृत कार्य था। वह कौन सी पृष्ठभूमि है जिसमें स्पेरिव्स ने छोटे लिन को काट डाला? मैं सचमुच नहीं जानता। जो 2 वेटर मेहमानों को परोस रहे थे, वे परोसते समय आपस में बातचीत करने से खुद को नहीं रोक सके। वे दोनों समर्पित कर्मचारी थे जो उच्च स्तरीय मेहमानों की सेवा करते थे और प्रत्येक की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। उत्कृष्ट दिखने वाले थे और कविता और चित्रकला की ललित कलाओं में भी कुशल थे। उन्होंने सबसे पहले मुई और किन जिंगसुआन को ग्रेट क्लैरिटी पवेलियन में प्रवेश करते देखा और चौंक गए। आखिरकार, इस प्रकार के सम्मानित अतिथि दुर्लभ थे, और एक बार ऐसा हुआ तो अच्छी सेवा के लिए 10 सोने के टन का इनाम दिया गया जो 2 महीने की मजदूरी के बराबर था। लेकिन उन्होंने वास्तव में यह नहीं सोचा था कि वे लिन मिंग की तलाश में आए थे। भोज के व्यंजन सरल थे, लेकिन स्वाद और बनावट में बहुत उत्तम थे। शराब कई 100 टन सोने की थी और इसे लाल ड्रैगन शराब कहा जाता था। इसे विशेष रूप से एक गुप्त नुस्खा के माध्यम से तैयार किया गया था और विभिन्न प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ मिलाया गया था। एक मार्शल कलाकार जो इसे पीता है, वह अपनी आंतरिक चोटों को ठीक कर सकता है और उच्च स्तर की खेती के साथ साथ एक मजबूत और फिट शरीर को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि शराब बनाने की विधि जटिल थी और उपयोग की जाने वाली सामग्रियां कीमती थीं। लिन मिंग की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि अभिजात वर्ग के कनिष्ठ लोग भी इसका स्वाद नहीं ले सकते थे। भोज में, मुई लिन मिंग से पूछना चाहता था कि क्या वह मार्शल क्वार्टर में रहना चाहेगा, लेकिन लिन मिंग ने सोचा कि लोगों को उसके रहस्यों का पता लगाने से रोकते हुए वहां मार्शल आर्ट का अभ्यास करना असुविधाजनक होगा, इसलिए उसने विनम्रता से मना कर दिया। मुई को हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इसके आलोक में लिन मिंग के बारे में उनकी राय बढ़ गई। जाने से पहले, वह सोने के बैंगनी वीआईपी कार्ड के साथ 9000 सोने के टन को पीछे छोड़ गए। इस कार्ड के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक दुकान से 10% की छूट प्राप्त करना संभव था, और स्काई फॉर्चून सिटी में लगभग हर बड़ा जहाज उनके अधीन था। अंततः वह 9000 टन सोना प्राप्त करने में सफल रहा। उसने इस मोटे सोने के नोट को देखा और बहुत उत्साहित महसूस किया। उसका खून खौल उठा और अंततः उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। 9000 सोने की प्रतिभाएं और वह अपने माता पिता को 3000 स्वर्ण प्रतिभाएं भेजता था।
शरीर परिवर्तन के दूसरे चरण में आसानी से प्रवेश करने के लिए उसके पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा बचा होगा। यदि उन्होंने बहुमूल्य औषधियां प्राप्त कर ली और शिलालेख तकनीक से उनका प्रभाव बढ़ा दिया तो बाद में नाड़ी संक्षेपण काल को तोड़ना भी आसान बात होगी। वह मार्शल आर्ट के मार्ग पर बहुत आगे तक जाने के लिए अभिशप्त है। यदि अतीत में जू यान एक पहाड़ की तरह था जिसे लिन मिंग केवल अत्यधिक प्रयास से ही पार कर सकता था, तो अब जू यान केवल मार्शल आर्ट की अपनी राह पर एक कदम बन सकता है। लिन मिंग ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए ही उस पर कदम रखेंगे। लिन मिंग अच्छे मूड में थे। उसने लिन जियाओडोंग को सूचित करने के लिए एक ध्वनि संचारित ताबीज दिया। डोंग डोंग, चलो, आज मैं तुम्हें कुछ खरीदारी कराऊंगा। मैं तुम्हें 100 ट्रेजर हॉल के प्रवेश द्वार पर देखूंगा। लिन जियाओडोंग ने कई बार लिन मिंग की मदद की थी। इस प्रकार की भावना अमूल्य थी। और अब जब उसकी अपनी स्थिति बेहतर हो गई थी क्योंकि उसके पास धन आ गया था, तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करेगा। इंसान को हमेशा एहसान चुकाना चाहिए। खरीदारी के लिए जाओ। जब लिन जियाओडोंग ने ध्वनि संचारित तावीज को देखा, तो उसने मन में सोचा, इस पागल आदमी के पास ध्वनि संचारित तावीज का उपयोग करने के लिए भी पैसा है।